नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवी स्टोरी हब में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। पूरे शहर की पुलिस इस वक्त मीशा को ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को कहीं से ध्रुव का पता चला। पुलिस ने ये बात मीशा की फैमिली को भी बता दी। तो अर्नब ने निशांत को देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। निशांत उसकी बात मान गया तो इश्की, मिहिर और रूही भी बोल पड़े, हम भी जाएंगे डैड, प्लीज़ अंकल हमें भी अपने साथ ले चलिए। ये सुनकर निशांत बोला, नहीं बेटा, वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम सब वहाँ नहीं जा सकते। ये सुनकर मिहिर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंकल जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें ले चलिए। मिहिर के रिक्वेस्ट करने पर निशांत मान गया और वार्निंग देते हुए बोला, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम सबकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह चले गए। वो जगह शहर के कुछ दूर जंगल में थी। सभी लोगों ने जंगल से कुछ दूरी पर ही अपनी गाड़ी रोक दी और निशांत ने गाड़ी से बाहर आकर कहा, यहाँ से हमें पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी चौकन्ना नहीं कर सकते, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। इस पर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन इश्की, रूही और मिहिर को कार में ही रुकने को कहा गया। जब सभी लोग उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास बहुत से गुंडे मौजूद थे जो घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पुलिस एक एक करके उन सभी गुंडों को बेहोश करने लगी और फिर आराम से घर के अंदर चली गई। उधर कार में इश्की, रूही और मिहिर बैठा नहीं जा रहा था। उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो भी कार से निकलकर उनके पीछे चले गए। घर के पास आकर उन लोगों ने देखा कि सभी गुंडे बेहोश थे, इसलिए वो भी घर के अंदर जाने लगे। लेकिन अंदर जाने के लिए उन तीनों ने पीछे का रास्ता चुना, जिससे वो पुलिस की नज़रों से बच सकें। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो एक रूम के अंदर उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही यह आवाज़ तीनों के कान में पड़ी, उन लोगों ने उस आवाज़ को पहचान लिया और हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन तीनों के मुंह से एक साथ एक ही नाम निकला, मीशा। उन तीनों के दिल में दर्द पैदा करने के लिए उसकी आवाज़ ही काफ़ी थी, क्योंकि उस आवाज़ से ही समझ आ रहा था कि मीशा इस वक्त कितने दर्द में होगी और अब तक कितना कुछ सहन कर चुकी होगी। वहीं पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। निशांत और अर्णव के कानों में वही आवाज़ सुनाई दी। उन सभी ने उस रूम की तरफ देखा जहां पर उन्हें इश्की, रूही और मिहिर दिखे। निशांत जल्दी से ऊपर आया और तीनों को साइड कर दिया। रूम से आती आवाज़ दर्द भरी थी, जिसे सुनकर इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे। निशांत ने सभी को अलर्ट किया और एक झटके में दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का नज़ारा उन सभी की आंखें नम करने के लिए काफ़ी था। अंदर मीशा बिना कपड़ों के बेड पर बेजान सी पड़ी थी और उसके आसपास करीब 4 लड़के मौजूद थे और 2 लड़के आराम से सोफे पर बैठे हुए बियर पी रहे थे। वो चारों लड़के मीशा के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को गेट पर देखा, सभी वहाँ से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें दर दबोचा। वहीं इश्की और रूही मीशा की हालत देखकर भागते हुए उसके पास आए और उन्होंने वहाँ पड़े ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। उन्होंने जल्दी से मीशा को अपने गले से लगा लिया। जब अर्नब ने मीशा की ये हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मीशा इश्की और रूही के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बेहोश हो गई। तभी मिहिर ने घबराते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मिहिर ने मीशा को गोद में उठा लिया और उसे लेकर भागते हुए उस घर से बाहर आ गया। इस वक्त उसकी भी आंखें नम थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे कूल बहन के साथ ऐसा कोई कुछ भी कर सकता है। तभी अर्नब मिहिर के पास आकर बोला, मिहिर, मीशा को जल्दी से घर ले चलो, डॉक्टर्स वहीं पर आ रहे हैं। इस पर मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया और मीशा को इश्की और रूही के साथ बिठाकर खुद कार ड्राइव करने लगा। मिहिर कार बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा था और पीछे मीशा बेहोशी में भी दर्द से कराह रही थी, जिसे देख सभी की आंखें नम थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, एक बार फिर से मिहिर ने मीशा को गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ चला गया। वहीं घर के अंदर कोमल परेशान सी होकर इधर उधर टहल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिहिर को अंदर आते हुए देखा
तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर अगले ही पल उनके कदम वहीं ठहर गए, क्योंकि उनकी नज़र मिहिर के गोद में लेटी हुई मीशा पर गई। उसकी हालत यह बताने के लिए काफ़ी थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कितने दर्द में होगी। मीशा की ये हालत देखकर घर के सभी सर्वेंट भी शॉक्ड हो गए। इस वक्त सभी की आंखें भी नम थी। कोमल जी भूत बनी एक ही जगह पर खड़ी थी कि तभी उनकी नज़र अर्णव पर गई और वो उनके पास आकर घबरा कर रोते हुए पूछने लगी, ये मीशा, मीशा को क्या हुआ है? आपने मुझसे वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर आपके रहते मेरी मीशा को क्या हो गया? कोमल जी की बात का जवाब दिए बिना ही अर्णव मीशा के रूम की तरफ बढ़ गए और कोमल भी भागकर मीशा के पास आ गई। तभी बहुत से डॉक्टर्स मीशा के रूम के अंदर आए और वो उसकी हालत देखकर समझ गए कि किसी ने उसके साथ कुछ किया है। डॉक्टर ने सभी को बाहर जाने को कहा तो इश्की उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर, मैं मीशा के पास ही रहना चाहती हूँ। इश्की को रोकने की परमिशन देते हुए डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान इश्की ने मीशा का हाथ पकड़ रखा था। उसके शरीर के निशान देख उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक लेडी डॉक्टर इश्की से बोली, बेटा ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, अभी तो तुम्हें इसे भी संभालना होगा। तुम खुद ऐसे टूट जाओगी तो इसे कौन संभालेगा? ये बोलकर उस लेडी डॉक्टर ने इश्की के सर पर अपना हाथ फेरा और फिर उसे मीशा की कंडीशन बताते हुए कहा, ये कुछ देर बेहोश ही रहेगी और जब इसे होश आएगा तो इसे पैनिक अटैक भी आ सकता है, तो इसका खास ख्याल रखना और इसे संभाल लेना। ये बोलकर डॉक्टर्स बाहर आ गए। वो लेडी डॉक्टर बाहर आई और उन सभी को देखकर बोली, मीशा के शरीर पर बहुत से चोटों के निशान हैं। उसके साथ ये दरिंदगी पता नहीं कितनी बार और कितनों ने की है। ये सारी बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी और उस बच्ची को भी आप सभी को ही संभालना होगा, इसलिए आप सभी को उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बोलकर डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। वहीं अंदर रूम में इश्की मीशा का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उसे मीशा की फुसफुसाने की आवाज़ आई। वो अपना कान उसके मुंह के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि मीशा क्या कहना चाहती है। तभी मीशा ने बेहोशी की हालत में गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम नहीं जानते मेरे भाई को, वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं और तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। छोड़ दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। मीशा के मुंह से ये सब सुनकर इश्की को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस भाई के बारे में मीशा बड़बड़ाकर बोल रही थी उसे तो शायद मीशा की इस हालत का अंदाज़ा भी नहीं था। तभी इश्की ने अपने मन में कहा, एक बहन को अपने भाई से इतनी उम्मीद है कि वो उसे हर एक मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, पर यहाँ जब तुम्हें उस भाई की ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ है ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मीशा, राजवीर उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे हर एक दर्द का बदला लेंगे। ये बोलकर इश्की मीशा के रूम से बाहर आ गई और रूही को मीशा के पास जाने को कह दिया। फिर इश्की अपने रूम में जाकर मिहिर के फ़ोन से समर को कॉल करने लगी। समर ने भी 2-3 बार कॉल रिसीव नहीं किया, पर इश्की बार बार ट्राई करती रही और काफ़ी देर बाद समर ने कॉल पिक कर लिया। समर के कॉल पिक करते ही इश्की बोली, समर, राजवीर कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। इश्की की बात सुनकर समर ने कहा, मैम, सर अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। इस पर इश्की स्ट्रिक्ट टोन में बोली, आई डोंट केयर, तुम अभी के अभी मेरी उनसे बात करवाओ। आखिर में इश्की को समर की बात माननी पड़ी और वो मीटिंग रूम में चला गया, जहां राजवीर इस वक्त मीटिंग ले रहा था। समर राजवीर के बगल में जाकर धीरे से उनसे बोला, सर, इश्की मैम आपसे कुछ बात करना चाहती है। मैंने कहा कि आप बिजी हैं, पर वो नहीं मानी। ये सुनकर राजवीर मीटिंग रूम से बाहर जाने को बोलकर समर के हाथ से फ़ोन लेकर बाहर की ओर चला गया। बाहर जाते ही उसने कहा, हेलो। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज़ सुनी, वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोते हुए बोली, राजवीर, राजवीर आप प्लीज़ वापस आ जाइए। इश्की की रोने की आवाज़ सुनकर राजवीर को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने इश्की को शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ है इश्की, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। इस पर इश्की बोली, आप प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाइए। राजवीर ने और कोई भी सवाल किए भी ने कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, मैं अभी निकल रहा हूँ, बस तुम रोना बंद करो। उसके बाद राजवीर ने इश्की का कॉल कट किया और समर से बोला, जल्दी से जेट रेडी करवाओ।
तो समर ने हैरान होते हुए कहा, बट सर, अभी आपकी बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग हैं। राजवीर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, तो उन मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मेरे लिए इश्की से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सुन समर ने जवाब दिया, ठीक है सर, मैं जेट रेडी करवाता हूँ। दूसरी तरफ इश्की अपने रूम में बैठी हुई रो रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने उठकर अपना फेस वॉश किया और मीशा के पास चली गई। उसने देखा कि मीशा को होश आ गया था और वो कोमल के गले लगाकर बैठे हुई थी। वो ना कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। सभी मीशा को खिलाने की कोशिश में लगे थे। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो बस एक चुपचाप बैठी हुई एकटक देख रही थी। इश्की मीशा के पास गई और उसे खिलाने का ट्राई करने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसे ऐसे देखकर सभी की आंखें नम थी। मीशा की ये हालत देखकर दादी बोली, ये सब क्या हो गया हमारे घर में? मेरी फूल सी हंसती खेलती बच्ची को किसकी नज़र लग गई? दादी जी की बात सुनकर कोमल बोली, जरूर मीशा को मेरे ही पापों की सजा मिली है माँ। कोमल ये बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अर्नब उनके पास गए और उन्हें मीशा के सामने से दूर ले गए। तभी रूही दादी को देखते हुए बोली, दादी माँ आप भी जाइए, हम हैं ना मीशा के साथ, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो मिहिर दादी जी को अपने साथ लेकर चला गया। रूही और इश्की एक बार फिर से मीशा को खिलाने का ट्राई करने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो दोनों मीशा के पास बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही उन्हें नींद आ गई। रात में बार बार मीशा नींद में चिल्लाकर उठ जाती, तो इश्की और रूही बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा सुलाते। सुबह का वक्त, इश्की उठकर फ्रेश होने के लिए अपने रूम में आई और राजवीर का वेट करने लगी। कुछ देर बाद राजवीर घर में एंटर हुआ तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज ये पहली बार था जब सुबह के वक्त हॉल में घर का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। सभी सर्वेंट भी थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहे थे और उन्हें भी इस बात का होश नहीं था कि राजवीर घर वापस आ गए हैं। हमेशा जब भी वो घर में एंटर होता था तो उसकी मौजूदगी ही सभी लोगों को डराने के लिए काफ़ी होती थी, लेकिन आज किसी को पता तक नहीं चला। राजवीर सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सीधे अपने रूम में चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। उसने जल्दी से इश्की को आवाज़ दी। जैसे ही इश्की ने राजवीर की आवाज़ सुनी तो वो उसकी तरफ भागी चली आई और उसे जोर से गले लगाकर रोने लगी। एक बार फिर इश्की को रोता देखकर राजवीर परेशान हो गया और उसने इश्की को संभालते हुए कहा, इश्की क्या हुआ है? मुझे बताओ, तुम फ़ोन पर भी रो रही थी। देखो मेरी तरफ, मैं आ गया हूँ ना। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? राजवीर की बात सुनकर इश्की रोते हुए बोली, वो मीशा। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। राजवीर इश्की को खुद से दूर करके उसे गाल पर हाथ रखकर बोला, चुप हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है। ये सुनकर इश्की राजवीर को सारी बात बताने लगी। जैसे जैसे वो उसे बातें बता रही थी, वैसे वैसे राजवीर का गुस्सा बढ़ रहा था। राजवीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर इश्की से कहा, चलो मीशा के पास चलते हैं। ये बोलकर राजवीर ने इश्की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मीशा के रूम में चला गया। मीशा के रूम में इस वक्त मीशा के रूम में मिहिर और रूही बैठे हुए थे। जैसे ही उन दोनों की नज़र राजवीर पर गई, दोनों ही बेड पर से खड़े हो गए। राजवीर बस एकटक मीशा को देखे जा रहा था, जो बिल्कुल चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। राजवीर धीरे धीरे अपने कदम मीशा की तरफ बढ़ाने लगा और उसके सामने जाकर बैठ गया। मीशा ने जैसे ही अपने सामने राजवीर को देखा तो जो आंसू उसने अभी तक रोके हुए थे वो बहने लगे और वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। राजवीर भी उसे अपने गले लगाकर जी भरकर रोने दे रहा था। साथ ही वो धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने इश्की की तरफ देखकर पूछा, खाना खाया इसने? ये सुन इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और टेबल से खाने के प्लेट उठाकर उसे दे दिया। राजवीर ने उस प्लेट को पकड़कर मीशा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे खाना खिलाने लगा। मीशा भी चुपचाप उसके हाथ से खाने लगी। घर के बाकी सभी लोग भी इस वक्त मीशा के रूम में आ चुके थे, लेकिन जब कोमल ने राजवीर को मीशा को खिलाते देखा तो उनकी आंखें नम हो गई और वो फिर से कमरे के बाहर चली गई। उसके साथ ही दादी और अर्नब भी कमरे से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ इश्की, रूही और मिहिर ही बचे थे।
राजवीर ने मीशा को खाना खिला दिया, फिर उसे दवाई दी। मीशा फिर से उसके गले लग गई और रुआंसी आवाज में बोली, भाई आप उन सभी को नहीं छोड़ेंगे ना? इस पर राजवीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर धीमी सी आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम चिंता मत करो, बस अच्छे से आराम करो। थोड़ी देर बाद मीशा को नींद आ गई थी। राजवीर ने उसे अच्छे से सुला दिया, फिर उठकर इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर राजवीर ने किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। तब तक इश्की सोफे पर बैठी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि राजवीर ने कॉल पर क्या बात की। कुछ देर बाद राजवीर इश्की के पास आया और उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मीशा की हालत देखकर वो भी अंदर से दुखी था और उसे भी थोड़ा सुकून चाहिए था। थोड़ी देर तक राजवीर ने ऐसे ही इश्की को गले लगाकर रखा, फिर उठते हुए उससे बोला, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मीशा के पास जाओ और उसका ध्यान रखना और रोना मत। ये कहकर राजवीर वहाँ से चला जाता है। रात का वक्त अर्नब के पास निशांत का कॉल आया और कॉल पिक करते ही सामने से निशांत ने कहा, राजवीर ने केस वापस लेकर उन लड़कों को जेल से बाहर निकलवा लिया है। ये सुनकर अर्नब ने चौंकते हुए कहा, क्या? तुमने ऐसा होने क्यों दिया? तुम्हें पता है ना कि राजवीर अब क्या करेगा? इस पर निशांत बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, मेरे हाथ बंधे थे और अब तक जो होना था वो हो गया होगा। अर्नब बोला, तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर अर्नब ने कॉल कट कर दिया और हॉल में बैठकर राजवीर के आने का वेट करने लगा। कुछ देर में राजवीर वापस आया और वो अर्नब को इग्नोर करके सीधे ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी अर्नब उसे आवाज़ देते हुए बोला, रुको राजवीर, तुमने उन लड़कों को जेल से क्यों निकलवाया? इस पर राजवीर बिना पीछे मुड़े बोला, क्योंकि मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता था। अर्नब बोला, लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी? उन्हें कानून सजा देता। राजवीर बोला, कानून उन्हें वो सजा नहीं देता जो मैं चाहता था। अर्नब बोला, तुमने क्या किया उनके साथ? राजवीर बिना किसी भाव के बोला, कल न्यूज़ में देख लीजिएगा। ये बोलकर राजवीर जाने ही वाला था कि तभी अर्नब बोला, जरूरत क्या थी, मैं उन्हें देख लेता ना। इस पर राजवीर उनकी तरफ देखकर बोला, आप देख लेते? आप तब कहाँ थे जब इतना कुछ हो रहा था? अर्नब बोला, मुझे नहीं पता था। राजवीर ताना देते हुए बोला, पता नहीं था? आपकी बेटी घर से इतने टाइम के लिए गायब थी और आपको पता नहीं चला? खैर छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आज तक आपको उनके सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? क्या आप ऐसे ही किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे? राजवीर की ये बात सुनकर अर्नब तेज आवाज में बोला, राजवीर, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस पर राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक ऐसे लापरवाह इंसान से बात कर रहा हूँ जो कभी सही समय पर किसी को बचा नहीं सकता। आप ना तो तब कुछ कर पाए थे और ना ही आज। ये बोलकर राजवीर अपने रूम की तरफ चला गया। राजवीर रूम में जाकर इश्की को ढूंढने लगा, लेकिन वो अपने रूम में नहीं थी। इसलिए राजवीर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और फ्रेश होने के बाद मीशा के रूम में उसे देखने चला गया। राजवीर जब वहां गया तो देखा कि मीशा बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी और इश्की और मिहिर उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर को आता देख मिहिर बेड से उठकर साइड में लगे सोफे पर बैठ गया। फिर राजवीर मीशा के पास गया, उसके पास बैठकर उससे पूछा, अब तबीयत कैसी है? इस पर मीशा धीमी आवाज में बोली, ठीक लग रही है। राजवीर बोला, हम्म। तभी इश्की बोली, राजवीर, मैं सोच रही थी कि मैं मीशा के लिए उसका फेवरेट खाना बनाऊं। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने सपाट लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, इसे इतना ज़्यादा अच्छा खाना खाने की आदत नहीं होगी। राजवीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा और इश्की का मुंह बनाकर उसे देखने लगी। जब इश्की ने मिहिर को इतना तेज हंसते हुए देखा तो इश्की उसे पिल्लो फेंक कर मारने लगी। तभी वहां रूही भी आ गई और उन दोनों को लड़ता देख बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ते रहते हो। रूही की बात सुनकर इश्की शांत हो गई। फिर राजवीर वहां से उठकर जाने लगा तो मीशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजवीर फिर से बेड पर बैठ गया। सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी रूही बोली, मैं अब नेक्स्ट प्ले का सोच रही हूँ, तो तुम बताओ क्या स्टोरी लें? इस पर मिहिर तपाक से बोला, रोमियो और जूलियट पर करते हैं, मैं रोमियो बनूंगा
और मेरी इश्की बनेगी जूलियट। जैसे ही मिहिर ने यह लाइन बोली, राजवीर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा, जिसे देख मिहिर डरकर चुप हो गया। मिहिर की ऐसी हालत देख सभी को हंसी आने लगी और सभी अंदर ही अंदर हंसने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद राजवीर इश्की को लेकर अपने रूम में चला गया। सुबह का वक्त। सुबह सभी लोग हॉल में बैठे हुए देख रहे थे, जिसमें खबर आ रही थी शहर के हर हिस्से में कुछ लड़कों के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। इसके साथ ही साथ उन लड़कों का नाम भी फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर सभी को पता चल गया था कि ये वही थे जिन्होंने मीशा के साथ गलत किया था। और सभी को समझ भी आ गया कि ये काम राजवीर ने ही किया है। मीशा ने जैसे ही ये न्यूज़ देखा, उसे अंदर से बहुत खुशी मिली और वो राजवीर के रूम में जाकर उसके गले लग गई। जिसे देख राजवीर बोला, तुमने कहा था ना कि मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो देखो मैंने ऐसा ही किया। बस थोड़ी देर हो गई, अब इस हादसे को भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। राजवीर की बात सुनकर मीशा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मीशा अपने रूम में चली गई। इश्की ने अपने रूम में आकर राजवीर से पूछा, राजवीर ये सब आपने किया? इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसे अपने करीब कर लिया और उसे गले लगाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? इश्की बोली, पर यह बहुत डरावना था, आपने ऐसा क्यों किया? राजवीर इश्की को खुद से थोड़ा दूर करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुमने ही तो मुझे डेविल बोला था, तो तुम एक डेविल से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? इश्की आगे कुछ कह पाती, राजवीर ने उसे पहले ही चुप करा दिया। राजवीर स्माइल करते हुए उससे बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। मीशा को भी अपने साथ लेकर जाओ और उसे नई चीज़ों में इन्वॉल्व करो। इश्की राजवीर से अलग होकर बोली, कैसी चीज़ों में? राजवीर अपने आईब्रो उठाकर बोला, अब ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है? जैसे तुम उसके साथ पहले रहती थी वैसे ही रहो। ये सुनकर इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मीशा भी अब धीरे धीरे खुद को संभाल रही थी और इश्की मिहिर पूरी कोशिश करते कि फिर से वो सब मीशा को पहले की तरह देखें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। एक दिन सुबह इश्की और मीशा ऊपर खड़े होकर हॉल में देख रही थी, क्योंकि वहाँ पर अर्नब का फ्रेंड और उनका बेटा उन सबसे मिलने आए थे। अर्नब के फ्रेंड का नाम राजेश जायसवाल था और उनके बेटे का नाम अमन जायसवाल। अमन दिखने में काफ़ी स्मार्ट था और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। वो सबकी बातों का जवाब भी अपने ईगो में ही दे रहा था, जिसे देख मीशा और इश्की को गुस्सा आ रहा था। इश्की बोली, यार मीशा, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा है? दिखने में ज़रा ठीक ठाक क्या है, खुद को सलमान खान समझ रहा है, उल्लू कहीं का। मीशा बोली, इसकी घर में गेस्ट आए हैं, तो तुझे नहीं लगता कि तुझे थोड़े बहू वाले फ़र्ज़ निभाने चाहिए? इनके लिए चाय बनाना चाहिए। मीशा की बात सुनकर इश्की उसे एक स्माइल देते हुए बोली, कितनों दिनों के बाद तूने ऐसी बात कही है? ये सुनकर मीशा बोली, कितने दिनों बाद मैं कुछ मीशा जैसा फील कर रही हूँ। मीशा की बात सुनकर इश्की बोली, अच्छा अब बस, कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे और चल, किचन में गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बनानी है। ये बोलकर दोनों किचन में चले गए। क्या मीशा शुरू कर पाएगी फिर से पहले की तरह जीना, या रह जाएगी इस अनहोनी के बवंडर में फंसकर? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।